हेलो दोस्तों। तो हमारी आज की कहानी, बेटे बहू ने माँ की हत्या को बड़े चालाकी से बीमारी बता दिया। फिर बेटी ने भी माँ के कातिलों को जिला अधिकारी बनकर सजा दिलवाई। एक बड़ा सा बंगला जिसके दरवाजे पर गार्ड्स खड़े थे। तभी एक औरत और आदमी हांफते हुए वहां आते हैं और कहते हैं, हमें अंदर जाने दीजिए, मैडम हमारी रिश्तेदार है, आप जाकर उनसे कहिए कि उनके भैया भाभी आए हैं। गार्ड अंदर जाता है और थोड़ी देर में वापस आकर कहता है, मैडम ने कहा उनके तो कोई भैया भाभी है ही नहीं, और अभी तुम लोग जो यहाँ से ना गए तो फिर यहाँ और भी गार्ड्स हैं। वह दोनों निराश होकर जाने ही लगते हैं कि तभी स्नेहा अपने बॉडीगार्ड के साथ निकल रही होती है। उसे देख उसके भैया भाभी उसके पैरों पर गिड़गिड़ाने लगते हैं और उसे माफ़ कर देने को कहते हैं। तो इस पर स्नेहा अपने गार्ड हरीश से कहती है, इन्हें ले जाओ यहाँ से। क्या हरीश, तुम लोगों के यहाँ होते हुए भी यह मेरे इतने पास कैसे आ जाते हैं? हटाओ इन्हें यहाँ से, और आगे से यह लोग यहाँ दिखना नहीं चाहिए, यह ध्यान रखना। जी मैडम, वह तो इन लोगों ने कहा कि यह आपके भैया भाभी हैं, इसीलिए। इससे पहले हरीश अपनी बात खत्म कर पाता, स्नेहा कहती है, अच्छा तो कोई भी आकर कहेगा कि वह मेरे रिश्तेदार हैं और तुम मान भी लोगे? कहीं कल को उसी में से किसी ने मुझे ऐसे ही गोली मार दी तो? कौन थी यह स्नेहा और वह ऐसे क्यों पेश आ रही थी? यही सब जानने के लिए चलते हैं इस समय से थोड़ा पहले। आज घर में बड़ी रौनक थी क्योंकि घर के बेटे अजय की अभी अभी शादी हुई थी और उसका अपनी पत्नी अलका के साथ गृह प्रवेश था। घर में सभी कोई खुश थे और जो सबसे ज़्यादा खुश थी वह थी अजय की छोटी बहन स्नेहा। उसे भाभी के रूप में एक दोस्त मिल जाएगी, यह सोचकर वह सातवें आसमान पर थी। घर की लाडली स्नेहा सबसे बड़ा गुल मिलकर रहती थी। वह किसी भी बात को अपने दिल पर नहीं लगाती थी। उसकी माँ आशा जी उसे हमेशा कहती थी कि अब बड़ी हो गई है, थोड़ा जिम्मेदार बन, कल को ब्याह कर दूसरे घर जाना है, वहाँ जाकर हमारी नाक कटवाएगी क्या? पर फिर उसके पापा मोहन जी कहते, अरे मैं तो अपनी बेटी के लिए घर जमाई लाऊंगा, उसे मेरी बेटी के हिसाब से चलना पड़ेगा। मेरी बेटी क्यों चलेगी उसके हिसाब से? पापा के इस प्यार से वह और भी बेफिक्र हो जाती। पर किसे पता होता है हमारे जीवन का अगला पल कैसा होगा। ठीक उसी तरह अपनी आने वाली जिंदगी से बेखबर स्नेहा को एक दिन बड़ा झटका लगता है क्योंकि उसके पापा एक रात जो सोए फिर वह कभी नहीं उठे। उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। यह झटका स्नेहा को चुलबुली से एकदम गंभीर बना देता है। वह अब ना तो किसी से हंसती बोलती है और ना ही खाने पीने पर कोई इच्छा ही जाहिर करती है। यह सब देखकर आशा जी भी बहुत परेशान हो जाती हैं और वह अलका से कहती हैं, बहू तुम्हारी तो स्नेहा के साथ अच्छी बनती है, तुम ही अब उसे कुछ समझाओ। मैं तो कह कहकर थक गई हूँ, मेरी वह एक भी नहीं सुनती है। इस पर अलका को बड़ी चिढ़ मच जाती है। अरे भाई, वह कोई राजकुमारी है क्या कि जिसकी घर में सब जी हुजूरी करे? नहीं खा रही तो मत खाए, कौन सा उसके ना खाने से तूफान आ जाएगा? हर किसी को मरना होता है, तो क्या उस चक्कर में हम जीना ही छोड़ दें? अलका मन ही सोचती और फिर वह आशा जी से कहती है, माँ जी स्नेहा को ठीक करने का मेरे पास एक सुझाव है। जानती हूँ अभी यह सही समय नहीं है इन सारी बातों के लिए, पर यही एक उपाय है अभी जिसे स्नेहा पापा जी के शौक से बाहर आ जाएगी। पर वह क्या है बहू, ज़रा खुलकर बताओ ना। अभी स्नेहा को ठीक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पता नहीं मेरी रानी बिटिया कब ऐसे घुटती रहेगी। आशा जी ने कहा, माँ जी क्यों ना एक अच्छा लड़का देख उसके हाथ पीले कर दें, इससे दो फायदे होंगे। एक तो वह उस घर के माहौल से दूर चली जाएगी और दूसरे पति का प्यार पाकर वह अपने गम से बाहर निकल जाएगी
और मेरे सिर पर से भी चली जाएगी। यह बात अलका ने धीरे से बुदबुदाकर कहा। शादी? वह भी ऐसे हालात में? अभी तुम्हारे पापा जी को गए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ, ऐसे में उसकी शादी? यह तो नामुमकिन है, आशा जी ने कहा। फिर माँ जी देखते रहिए स्नेहा को ऐसे ही मरते हुए। भगवान ना करे पापा जी की तरह कहीं स्नेहा भी। इससे पहले अलका अपनी बात खत्म कर पाती, आशा जी कहती हैं, चुप करो बहू, ऐसी बातें करने से पहले तुम्हारे होंठ नहीं कांपे? कैसी बातें कर सकती हो तुम? अरे तुम्हें वह अपना दोस्त समझती है, इसीलिए तुमसे कहा था उसे संभालने के लिए, पर तुम तो उसके जख्मों पर नमक छिड़कने की बात कर रही हो। ठीक है माँ जी, फिर तो जो मर्जी आए वह करिए, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। अलका यह कहकर अपने कमरे में चली जाती है। आशा जी को लगा यह बात यहीं खत्म हो गई, पर यही तो बस शुरुआत थी, क्योंकि अलका ने यही बात आशा जी को बताने से पहले कहीं और भी कही थी। उसी रात अजय आकर आशा जी से कहता है, माँ, अलका ने सुझाव दिया था स्नेहा के लिए, उस पर आपने क्या विचार किया? कैसा सुझाव? अभी तेरे पापा को ये 1 महीना भी नहीं हुआ और ऐसे में शादी? वह तो इस घर की रीति रिवाज नहीं जानती, पर तू तो जानता है ना, आशा जी ने कहा। माँ, अभी पापा तो चले गए, हम 1000 उनके पीछे रो पीट लें, वह तो वापस नहीं आने वाले। ऐसे में हमें अपनी बहन पर ध्यान देना चाहिए, जो पापा के शौक में गुड़ती। आज सबसे ज़्यादा स्नेहा की किसी को चिंता है तो वह अलका ही है। हाँ, ज़रा बताना मुझे, कौन सा रिश्ता लेकर आई है जिसके तू इतने गुणगान कर रहा है? आशा जी ने कहा। माँ, यह देखो, लड़के की फ़ोटो, बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है और अमेरिका में सेटल है। नए देश में जाकर हमारी स्नेहा पापा तो क्या, हमें भी भूल जाएगी, अजय ने कहा। अच्छा, और भी कुछ बताना है इस लड़के के बारे में? आशा जी ने कहा। आशा जी के इस बात से अजय कहता है, और क्या, परिवार में माता पिता हैं, परिवार वाले जाने से पहले यह तो बता कि लड़के की 2 बार डाइवोर्स हो चुका है और यह अलका का ममेरा भाई है। तुम लोगों को क्या लगा तुम लोग किसी भी लड़के को भी मेरी लाडो के लिए ले आओगे और मैं बिना जांच किए उसके साथ अपनी बेटी ब्याह दूंगी? तुम लोगों ने आज वह हरकत की है जिससे अब मेरा तुम लोगों से विश्वास बिल्कुल ही उठ गया है और अब तुम लोगों को मेरी बेटी के लिए रिश्ते लाने की कोई ज़रूरत नहीं। वह अपने पापा के घर में है, उसके लिए यह घर है, वह कोई सड़क पर नहीं है। आशा जी ने यही कहा और वहाँ से चली गई। देखा अपनी माँ को, उन्हें तो बस अपनी बेटी से ही प्यार है, कैसे कह कर गई हैं, यह घर उनका और स्नेहा का है, यहाँ हम बस मेहमान हैं। क्या बुराई थी मेरे भाई में? अरे इतने पैसे हैं उसके पास कि स्नेहा अगर दोनों हाथ से भी लुटाएगी तो भी पैसे खत्म नहीं होंगे, अलका ने कहा। अगले दिन आशा जी अजय और अलका से कहती हैं, मैंने सोच लिया है कि स्नेहा अब अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगी, इसीलिए उसके सामने शादी वादी की बात ना की जाए। पर पढ़ाई? माँ, उसकी तो उम्र भी हो गई है शादी की। फिर यह सब करके आप क्या साबित करना चाहती हो? पापा आप नहीं रहे और जुबान लड़की कुछ ऊंच नीच हो गई तो मेरे ही गले में बन जाएगी पूरी उम्र, अजय ने कहा। मेरे गले? वह कैसे बेटा? वह शुरू से पढ़ाई में तुझसे ज़्यादा होशियार रही और अब जब उसके पापा नहीं रहे तो उसको पढ़ाई छुड़वा कर शादी करवा दें। क्यों? क्योंकि उसके भैया भाभी पर वह बोझ ना बने। पर एक बात आज मैं साफ कर देती हूँ, उसका इस घर में बराबर का हक है और जो तुम लोगों ने उसे परेशान किया तो पूरा घर ही उसके नाम कर दूंगी। उसके पापा नहीं रहे तो क्या हुआ, माँ तो है, आशा जी ने कहा। आशा जी यह कहकर चली गई, पर अलका और अजय गुस्से से जलने लगे। तभी अजय कहता है, यह माँ के इरादे कुछ सही नहीं लग रहे हैं। इस घर से स्नेहा को भगाने से पहले इनका कुछ करना पड़ेगा, वरना
सड़क पर ला देंगी यह माँ बेटी। इसका पूरा आइडिया है मेरे पास। माँ जी ठहरी दमे के मरीज और उनकी जिंदगी है उनका इनहेलर, और अगर घर से सारे इनहेलर गायब हो जाएं तो। अलका के ऐसा कहते ही अजय खुशी से बोल पड़ता है, अगर वह गायब हो गए तो वह बुढ़िया भी इस दुनिया से गायब हो जाएगी, और फिर स्नेहा की शादी तुम्हारे मेरे भाई से पक्की और हमारा फ्लैट भी पक्का। पर तुम्हारे भाई को कहना कि थोड़ा बड़ा फ्लैट दे हमें। कितना कमाता है फिर भी कितना कंजूसी कर रहा है। अच्छा कह दूंगी बाबा, लेकिन पहले इस बुढ़िया को ठिकाने लगाने का प्लान बनाओ, अलका ने कहा। एक रोज स्नेहा कॉलेज गई हुई थी और इधर अलका ने पूरे घर से आशा जी का इनहेलर गायब कर दिया। फिर उनके कमरे में जाकर कहती हैं, माँ जी क्या कर रही हैं? तुमसे मतलब, आशा जी ने कहा। वह क्या है ना माँ, स्नेहा की शादी है ना, तो सोचा आपके गहने उसके लिए पॉलिश करवा लेती हूँ। दीजिए गहने, अलका ने कहा। स्नेहा की शादी? हरगिज नहीं, तुम मुझसे यहाँ जानबूझकर उलझने आई है ना। जा निकल जा मेरे कमरे से, आशा जी ने कहा। तो इस पर अलका ने आशा जी के बाल पकड़कर कहा, बस कर बुढ़िया, वरना इस उम्र में वह हाल करूंगी जो तूने सपने में भी नहीं सोच सकती। आशा जी की सांसें उखड़ने लगती हैं और अलका भी जानबूझकर उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रही थी ताकि वह उत्तेजित हो जाएं और उन्हें दौरा पड़ जाए। आशा जी को उसी हालत में छोड़ वह उनके कमरे को बाहर से कुंडी लगाकर चली जाती है और वह आशा जी का फ़ोन भी ले लेती है। लगभग 1 घंटे बाद अलका आशा जी के कमरे में जाकर देखती है तो वह समझ जाती है यह चल बसी। फिर वह दौड़कर इनहेलर हर जगह रख देती है जहां वह पहले थे, ताकि किसी को कोई शक ना हो। इधर जब स्नेहा घर पर आती है, अपनी माँ को इस हालत में देख अपने भैया भाभी के पास जाती है। वह भी इतनी अच्छी एक्टिंग करने लगते हैं कि स्नेहा को उनके नाटक की भनक तक नहीं लगती। इधर आशा जी चल बसी और उधर अलका में स्नेहा को शादी के लिए राजी कर लिया। शादी वाले दिन जब अलका स्नेहा को कमरे में लेने जाती है तो वहाँ स्नेहा तो नहीं पर उसकी लिखी एक चिट्ठी मिलती है जिसमें उसने अपने भैया भाभी को लिखा था, आप लोगों का मुखौटा अब उतर चुका है और एक दिन में आप लोगों को आपके किए की सज़ा ज़रूर दूंगी। अभी तो ज़्यादा कुछ लिखने का समय नहीं है, बस इतना ही लिखूंगी कि आप लोगों को अगर मैंने अपने पैरों पर गिरकर नाक ना रगड़वाई तो मैं भी अपने माँ पापा की बेटी नहीं, और खबरदार जो मेरा पीछा किया वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अलका यह चिट्ठी लेकर दौड़ते हुए अजय के पास जाकर कहती है, यह देखिए स्नेहा भाग गई, अब मेरा भाई हमें नहीं छोड़ेगा। एक तो बारात दरवाजे पर खड़ी है, ऊपर से यह भी धमकाकर भागी है। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा है कि इसे सब कुछ का कैसे पता चला। अलका ने कहा, जैसे भी चला हो पर अभी इसे ढूंढना ज़्यादा ज़रूरी है, वरना हमें ना तो कोई फ्लैट मिलेगा और ऊपर से बेइज्जती होगी सो अलग, अजय ने कहा। अजय तुरंत ही स्नेहा को ढूंढने निकल पड़ता है पर उसे स्नेहा कहीं नहीं मिलती। इधर स्नेहा अपनी मासी मौसा जी उसकी स्थिति को समझ उसे अपने पास रख लेते हैं। उसके बाद स्नेहा वापस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती है। वह अपना खर्च निकालने के लिए पढ़ाई के साथ जॉब भी करने लगती है। अब उसका एक ही मकसद था, अपने माँ के कातिलों को सज़ा दिलवाना। वह दिन रात मेहनत करती। इसी दौरान उसके मासी और मौसा ने बहुत साथ दिया। अंत में स्नेहा की मेहनत रंग लाती है और वह जिला अधिकारी बन जाती है। जहां इधर स्नेहा कठिन संघर्ष कर रही थी, वहीं अजय और अलका की हालत बहुत ही खराब थी। स्नेहा की शादी को छोड़कर चले जाने से अलका का भाई, जिनसे उन्होंने काफ़ी पैसे लिए थे, वह चुकाने पड़े। ऊपर से जिस फ्लैट को पाने की आस में उन्होंने इस घर को बेचकर चले जाने की सोची थी,
वह भी नहीं मिला और अलका के भाई ने गुस्से में आकर अजय का पूरा दुकान भी बर्बाद कर दिया था, जिससे उनकी माली हालत खराब होती चली गई। एक रोज सुबह सुबह अजय के घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया और जब अलका ने दरवाजा खोला तो एक आदमी खड़ा था जिसने शाम तक यह घर खाली कर देने का नोटिस अपने हाथों में थाम रखा था। नोटिस देखकर दोनों की आंखें बाहर आ गई हैं। एक तो पहले से तंगी में जी रहे थे और अगर अब यह घर भी ना रहा तो हाँ, हम कहाँ जाएंगे। फिर अजय उस आदमी से पूछता है, यह नोटिस किसने भेजा? यहाँ की जिला अधिकारी स्नेहा वर्मा ने भेजा है। यह घर उनकी माँ आशा देवी के बाद उनके नाम हो गया है, जिस पर आपने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। आज शाम तक जो आपने यह घर खाली ना किया तो आपको इस घर से बाहर जबरदस्ती निकाल दिया जाएगा। उस आदमी ने यह कहा और फिर चला गया। सुना आपने यहाँ की जिला अधिकारी का नाम? वह वापस आ गई है, अब वह हमें नहीं छोड़ेगी। अलका ने कहा, बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ के साथ इसका भी काम तमाम कर देना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, जो तब नहीं किया वह अब कर दूंगा। अजय ने कहा, पर अब तो वह इतने ऊंचे ओहदे पर है, वहाँ हम उसे एक खरोच भी देने जाएंगे तो हमें ही गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा। वह अब कोई साधारण नहीं रही। बस अब एक ही उपाय है ये घर बचाने का। उसने जो अपनी चिट्ठी में लिखा था वही हम करें, मतलब उसके पैरों पर गिरकर थोड़े आंसू बहा लेंगे तो वह हमें माफ़ कर देगी। अलका ने कहा। यही सोचकर दोनों स्नेहा से मिलने उसके दफ्तर पहुंच जाते हैं। वहां तो स्नेहा उनकी नहीं पहचानती, पर वह शाम को अजय के पास घर खाली करवाने आती है। उसे देखकर अजय कहता है, माफ़ कर दो हमें स्नेहा, उस वक्त हम तेरा भला ही सोच रहे थे। मानता हूँ वह लड़का तलाकशुदा था, पर तू किसी तंगी में ना रहे, इसीलिए हमने तेरी शादी वहाँ करवानी चाहिए। बस यही गलती थी हमारी, जो हमने तेरा भला सोचा, और शायद इस बात के लिए तू आज हमें बेघर कर रही है। अजय कहा, हाँ स्नेहा, मैं तो तुम्हारी दोस्त थी ना, तुम भागने से पहले एक बार मुझसे तो बात कर लेती। अलका ने कहा, ताकि माँ की तरह आप लोग मेरा भी काम तमाम कर सको। और भैया वह फ्लैट, वह भी मेरे भले के लिए ही भाभी के भाई से ले रहे थे। भैया भाभी, आप लोग सच में बहुत अच्छे नाटक करते हैं, पर मुझे एक बात बताना, आप लोग सच में इतने बेवकूफ़ हो या बस बनने का नाटक कर रहे हो? आपको क्या लगा मैं शादी से क्यों भागी? मैं इसलिए नहीं भागी कि मेरी शादी एक तलाकशुदा से होने जा रही थी। उस दिन जब मैं सब अपनी शादी के लिए तैयार होकर बैठी थी, माँ की याद के लिए उनकी डायरी अपने साथ ले जाना चाहती थी, पर मुझे कहाँ पता था माँ की डायरी आप लोगों के गुनाहों का काला चिट्ठा था। माँ ने उसमें सब लिख डाला था, आप मेरी कहाँ और क्यों शादी करवा रहे थे। पर शायद माँ को आपके हाथों मरना पड़ेगा, इस बात का पता नहीं था। वह जाते वक्त बस 2 ही लाइन मेरे लिए लिख पाई, जिससे मुझे आप लोगों की सच्चाई का पता चल गया। स्नेहा ने कहा, माँ की मौत दम के तोड़ने की वजह से हुआ था, तो झूठ में हमें फंसाना चाहती है ना? अजय ने कहा, हाँ, और घर के सारे इनहेलर हटा दिए गए थे, यह भी झूठ है क्या? स्नेहा ने कहा, सुनिए जी, वैसे भी यह अब एक ऊंचे पद पर है, झूठ सच कहकर हमें अंदर करवा ही देगी, तो अब जब अंदर जाना ही है तो इसको मार कर ही क्यों ना जाएं। इसकी वजह से आज हमें यूं कंगालों की तरह भटकना पड़ रहा है। हाँ, मारा था तेरी माँ को, गायब किया था उनके सभी इनहेलर, और अब तुझे भी उन्हीं के पास पहुंचा देती हूँ। ये कहकर अलका स्नेहा के नज़दीक बढ़ी ही थी कि पुलिस आ जाती है और अजय और अलका को पकड़ लेती है। हाँ भाभी, पता है माँ को आप लोगों ने मारा था, बस मुझे इस बात का कोई सबूत, माँ डायरी में बस 2 ही शब्द बताकर लिख पाई थी, जिसे मैं तो समझ गई, पर सिर्फ उसको सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। आज सबूत अभी जो आपने अपना जुर्म कबूल करके दिया,
उसके आगे तो और किसी सबूत की ज़रूरत ही नहीं। मैंने जानबूझकर इनहेलर की बात कही क्योंकि दौरे की वजह से माँ की जान गई और यह जाहिर सी बात है, अगर उस वक्त माँ के पास इनहेलर होता तो आज वह जिंदा होती। अब जाओ जेल की काल कोठरी में और जिस तरह मेरी माँ को तड़पा तड़पा कर मारा था, खुद खुली सांस के लिए तड़पो और तुम लोग अपनी पूरी जिंदगी खुली सांस के लिए ऐसे ही तड़पो। उसका इंतज़ाम अब मैं करूँगी। और फिर स्नेहा दोनों को एक एक चांटा उनके जेल जाने से पहले लगा देती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।